तो टॉपिक डिस्कस करेंगे, ये जुलाई का टॉपिक है, ठीक है। फिर जुलाई का लेके आए हम लोग, करेक्ट। तो हम लोग यहाँ पे 3 टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज इक्वलाइजेशन लेवी। ये बजवर्ड है, ये बजवर्ड इसलिए है क्योंकि इस बार का जो बजट पार्लियामेंट में पेश हुआ था कोविड से पहले, करेक्ट, तो उसमें भी तुम्हारा फाइनेंस एक्ट में, फाइनेंस एक्ट क्या होता है, जब आप कोई सिस्टम में, इनकम टैक्स में या फिर कोई चीज़ में आप संशोधन करते हैं और जिसके वजह से आप कॉरपोरेट से या फिर इंडिविजुअल से पैसा लेते हैं, और ये जो एक्ट है, ये जो कानून है, ये फाइनेंस एक्ट के तहत आता है, करेक्ट। तो इस बार बजट में भी इस चीज़ का अमेंडमेंट किया गया था, फाइन। तो अमेंडमेंट करते हुए उस समय भी इक्वलाइजेशन लेवी का बात हुआ था, जब हम इस क्लास लिए थे और तुम नहीं आई थी, उस समय ज्वाइन नहीं की थी, तो उस समय मैंने बजट और इकोनॉमिक सर्वे में इक्वलाइजेशन लेवी के बारे में डिटेल में बताया था, और उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे फिर से चर्चा करेंगे, करेक्ट। तो इक्वलाइजेशन लेवी क्या है, एक तरह से टैक्सेशन है, वो भी डायरेक्ट टैक्स है। तो पहला नंबर 1 हो गया इक्वलाइजेशन लेवी। सेकेंड वन है डायरेक्ट टैक्स। ये ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट पर लगता है। यदि कोई नॉन रेसिडेंट हो, जैसे मान लो कि इंडिया है, इंडिया में कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है बाहर का आदमी, जैसे गूगल हो गया, तो इंडिया का तो नहीं है, उसके लिए पेमेंट करना होगा एज अ टैक्स, तो डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। तो उसमें हम लोग, इसमें हम लोग देखेंगे कैसे यूएस ने इस चीज़ को रिजेक्ट किया, कैसे एक्सेप्ट किया, और इसमें हम लोग सेक्शन 301 के बारे में चर्चा करेंगे, फाइन। सेकेंड वन इज हियर माइक्रोचिप डिजाइनर्स। दूसरा क्या कि माइक्रोचिप डिजाइनर्स के बारे में इंडिया में, ठीक है। जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं, इंडस्ट्री 4.0 में देखा जाए तो इंडस्ट्री 4.0 में भी सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग। मैं ये चीज़ हम लोग वंचित हो गए, ठीक है। और स्पेशली एक्चुअली हम लोग सेमीकंडक्टर का भी जो दौर था उससे भी हम वंचित हो गए, पीछे हो गए। तो इसमें बताया जा रहा है कि किस तरह का हम लोग का माहौल है जिसकी वजह से हम पीछे हो गया और हमें क्या क्या करना चाहिए। एक्चुअली हम लोगों ने वो एरा को मिस कर दिया, ठीक है। एंड थर्ड वन इज वन हेल्थ द न्यू नॉर्मल। वन हेल्थ कॉन्सेप्ट, वन हेल्थ मतलब ये नहीं कि आदमी का ही आप हेल्थ देख लिए, आप केवल आदमी का ही हेल्थ तक आप फोकस कर रहे हैं, आपको पूरी तरह से इकोसिस्टम का हेल्थ देखना होगा। यहाँ पे आपको प्लांट्स भी देखने होंगे, आपको एनिमल्स भी देखने होंगे। जैसे प्रोटेक्टेड किए थे, प्रोटेक्टेड एरिया याद करो, जिसमें हम लोग क्या बात करते थे, 30% हम लोग को बढ़ाना चाहिए, करेक्ट। तो आज हम लोग जो जुलाई का एडिटोरियल है, हालांकि अभी अगस्त है, जुलाई का जो एडिटोरियल है, ये 3 एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे और आज कोशिश करेंगे कि एक टाइम फ्रेम में ख़त्म करने का, ठीक है। इसलिए बाबू लोग को बुलाया गया है टाइम पे, सभी को। जो टाइम पे नहीं आएगा उसका छूटेगा, आई डोंट केयर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ का, ठीक है। तो पहले देखो, पहला जो एडिटोरियल है वो बिजनेस स्टैंडर्ड और बिजनेस लाइन से लिया गया है। एक 22 जुलाई को आया था, एक 16 जुलाई को आया था। तो फटाफट मेंस का सिलेबस खोल के देखो, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है। इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी, चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड देयर इफेक्ट्स ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। बताओ फटाफट कौन से नंबर पे है? जीएस पेपर 3, हैव यू सीन? हाँ, फर्स्ट या सेकेंड में होगा, देखो, या मे बी थर्ड में होगा। शो मी द सिलेबस। यू आर सीइंग जीएस पेपर 3। This one, 8th number, effects of liberalization on the economy, changes in industrial process and the effects on industrial growth, fine। देखो, ओके। देखो, इसमें हमें समझना है कि इक्वलाइजेशन लेवी क्या है, जिसके बारे में मैंने हल्का बता दिया है तुमको, करेक्ट। और कैसे बताया था कि फाइनेंस एक्ट में हम लोग को संशोधन करके इस बार बजट में कैसे इसको पेश किया है। तो ये समझते हैं कि ये कॉन्सेप्ट इक्वलाइजेशन पूरी तरह से, फिर हम लोग कोर इकोनॉमिक्स में चले गए पूरी तरह से। हम लोग जैसे भी, जब भी बैंक से रिलेटेड बात हो या फाइनेंशियल इशू से रिलेटेड हो, ये कोर इकोनॉमिक्स है, फाइन। तो हम लोग इसमें जानते हैं कि 2016 में
कैसे इक्वलाइजेशन लेवी का कॉन्सेप्ट भारत में पहली बार आया। ठीक है, देखो इन 2016 इक्वलाइजेशन लेवी ऑफ 6% वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। ठीक है, और ये किसके लिए है? पेमेंट ऑफ ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट मेड टू नॉन रेसिडेंट्स। देखो होता क्या है कि हम पहले ही बताया, जैसे गूगल वगैरह है, ये बाहर का कंपनी है, ऐसे बहुत सारे बाहर की कंपनी है, और इंडिया में ये क्या कर रहे हैं? सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल सर्विस, सामान देना मतलब क्या हुआ? सर्विस प्रोवाइड करना। जब ये सर्विस प्रोवाइड करते थे, ये टैक्स नेट के थ्रू नहीं आ पाते हैं, और इससे क्या करते हैं ये लोग? बहुत सारे पैसा को एकत्रित करके ले चले जाते हैं। इसलिए इस सिस्टम को टैक्स के अंदर लाने के लिए एक इक्वलाइजेशन लेवी कॉन्सेप्ट लाए 2016 में फर्स्ट टाइम। और उसके तहत क्या कि आपको 6%, ठीक है, 6% आपको देना है। मान लो कि 100 रुपीज़ या 1000 रुपीज़ हुआ का ट्रांजेक्शन हुआ, तो उसके हिसाब से आपको 6% आपको सरकार को देना है। ये डायरेक्ट टैक्स, समझे बात को? ये डायरेक्ट टैक्स है। तो क्या बोल रहा है? ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट मेड टू नॉन रेसिडेंट, जो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट्स होता है। ठीक है, अभी ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट, जो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट करते हैं उसके ऊपर आपको टैक्स देना है। क्यों? ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट इज ऑल अबाउट सर्विस प्रोवाइडर, इसीलिए करते हैं। तो एक्चुअली मीनिंग क्या है? ये किस लिए लाए? ताकि गूगल और फेसबुक जो बाहर की कंपनी है वो भी टैक्स नेट के अंदर आ सके, समझे? जो कि एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू के थ्रू बहुत कमाते हैं, है कि नहीं? जब यूट्यूब देखते हो तो देखते हो ना कितना ऐड आता है ना? तो उसका तो पैसा देना चाहिए ना सरकार को, ऐसे फालतू का तो नहीं होना चाहिए। तो तीसरा क्या है कि इट इज एम्ड एट टैक्सिंग बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन, जो बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रहा है ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट थ्रू, उसके ऊपर टैक्स लगाना, यानी कि मुख्य धारा में टैक्स के नेट सिस्टम में लाना। अब हम जस्ट बताएं तुमको कि इस बार का फाइनेंस एक्ट में क्या हुआ 2020 में, है ना? लिखा है कि व्हाट वाज डन इन फाइनेंस एक्ट 2020, करेक्ट? तो देखो इक्वलाइजेशन लेवी अब एक्सपांड कर दिया इसको। पहले नॉन रेसिडेंट्स प्रोवाइडर को था, अब इसको एक्सपांड करके ई कॉमर्स सप्लाई भी, जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, इसके ऊपर भी लगा दिए इस चीज़ को। क्यों? क्योंकि ये भी तो ह्यूज रेवेन्यू कमा रहा है। ठीक है, तो इसको भी लगा दिए। अब दिस ट्रांजेक्शन वे टैक्स्ड एट 2%, मगर जब ई कॉमर्स पे लगाए तो हम 6% नहीं लगा सकते, इसमें 2% लगाए। क्यों? क्योंकि ये नया एंटिटी है, इसको हम लाने के प्रयास कर रहे हैं इक्वलाइजेशन लेवी में। ये सब नया है, पहले कोई और था, अभी नया है, तो इसके ऊपर हम 2% लगा रहे हैं। इफ़ द बिजनेस अर्नड इज ओवर ₹2 इन फाइनेंशियल, यदि एक साल में कोई भी ई कॉमर्स कंपनी 2 करोड़ का ब्रिज पार कर लेता है, 2 करोड़ कमा लेता है, तो उसको 2% सरकार को देने होंगे। ये फाइनेंस एक्ट 2020 के हिसाब से लाया गया। ठीक है, और बजट के टाइम समझ में आया? तो फाइन, ये जो तुम्हारा इक्वलाइजेशन लेवी बजवट है, बजवट मतलब ये बजवट मतलब क्या होता है कि ये बार बार रहना, और इसे कई बार हम पढ़ा चुके हैं इस क्लास में। तुम लोग नए हो, मैंने यदि इस बार का बजट तुम देखोगे तो बजट में इसके बारे में बहुत जिक्र हुआ है। फाइन, देखो अब बोला कि हाउ द डिजिटल कंपनीज आर मैनेजिंग विदाउट पेइंग टैक्सेस, यानी कि डिजिटल कंपनीज है, वही अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये बिना पैसा दिए हुए इंडिया में या फिर कोई कंट्री में ऑपरेट करती है। कैसे? देखो होता क्या है, यहाँ पे बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, जो कि 2016 में पूछ लिया गया था सिविल सर्विस में। जितने भी हम तुम लोगों को बोलते हैं कि पूछ लिया गया, तो वो रियली पूछ लिया गया है क्वेश्चंस। ऐसे कोई तीर हवा में आके हम नहीं मारते हैं यहाँ पे, और कोई झूठ मूठ का इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं तुम लोग कि नहीं पूछा गया तो पूछा गया। ठीक है, ये सत्य है। जब तुम पेपर देखोगे 17 का पूरा ओवरऑल, तो तुमको पता चलेगा। ठीक है, प्रॉफिट इरोजन एंड बेस शिफ्टिंग के ऊपर 2016 में पूछा गया क्वेश्चन से, और उस समय ये बजवट थे। बजवट मतलब लगातार रहने वाला, समझे बात को? तो अब इसमें तुमको समझना होगा, तो तुमको ये समझना होगा कि मल्टीलैटरल कंपनी यानी कि MNC, याद करो MNC का डेफिनेशन भी इकोनॉमिक्स में दिए थे तुम लोग को, है ना? जिसका एक हेडक्वार्टर अपना मेन रहता है, फिर बाकी और कम से कम सर्टेन परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू बाहर से कमाई होना चाहिए, करेक्ट? अब इसका देखो, तो देखो होता क्या, ये कंपनी लोग क्या करते हैं, जैसे इंडिया में कमा लिए और अपना रेवेन्यू क्या करते हैं, ये शिफ्ट कर देते हैं दूसरी जगह, जैसे पैनामा हो गया, मॉरिशस हो गया, क्योंकि वहाँ पे टैक्स कम लगता है। तो आप क्या करते हैं कि अपना कमा के आप अपना बेस को वो शिफ्ट कर देते हैं, और आप बोलते हैं कि हम तो, मेरा मेन केंद्र जो ऑफिस है वो तो मॉरिशस है,
वो तो मेरा पैनामा है, और वहाँ पे टैक्स कम लगता है, वो टैक्स हेवन है। टैक्स हेवन मतलब जहाँ पे आपको टैक्स लगता ही नहीं है। तो हर कोई कंपनी यही चीज़ कर रही है, तो ये कर रही है तो यहाँ पे कमाएगी तो टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा, उसको शिफ्ट कर दी तो मॉरिशस में कम देना पड़ रहा है, पैनामा में कम देना पड़ रहा है। तो ये लोग इस प्रोसेस को टैक्स अवॉइडेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? टैक्स अवॉइडेंस। देखो, टैक्सेशन सिस्टम में भागने का तरीका जो है वो दो तरीके से हो सकता है, एक टैक्स इवेजन हो सकता है, एक टैक्स अवॉइडेंस हो सकता है। ठीक है, टैक्स इवेजन जो होता है वो चोरी करना टैक्स, यानी कि आप लाइबल हो, आप टैक्स को पे नहीं कर रहे हो, दैट इज अ टैक्स इवेजन। भाग रहे हो टैक्स से, भागते ना लोग टैक्स से, दैट इज टर्म्ड एज टैक्स इवेजन। टैक्स अवॉइडेंस का मतलब क्या होता है कि आप जो अवॉइड करना, जो कानून व्यवस्था में है उसका गलत प्रक्रिया से आप वो कर रहे हो, टैक्स को अवॉइड कर रहे हो, नहीं दे रहे हो। तो ये टैक्स अवॉइडेंस का, क्यों? क्योंकि प्रॉफिट शिफ्टिंग कर रहे हो, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। आप बता दिए कि मेरा रेवेन्यू वहाँ पे हो रहा है, आप शिफ्ट करके उस कंट्री में ले जा रहे हो, इस कंट्री में बोलने पे नहीं हो रहा है। बात समझ में आया? दैट इज, इसको हम लोग टेक्निकल भाषा में क्या बोलेंगे? टैक्स अवॉइडेंस। देखो, ग्लोबली सेवरल कंट्रीज आर कंप्लेनिंग अबाउट द मल्टीनेशनल डिजिटल कंपनीज। ये केवल इंडिया में मांग नहीं है, बहुत सारे कंट्रीज बोल रहे हैं कि ये प्रैक्टिस हो रहा है, जहाँ पे डिजिटल जो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट है ये प्रोवाइडर पैसा नहीं दे रहे हैं। ये अभी बताएंगे तुमको कैसे यूरोपियन यूनियन ने स्टेप लिया, कैसे वर्ल्ड वाइड स्टेप लिया जा रहा है इसको वो करने के लिए। तुम किसी कंट्री में कमा रहे हो तो तुम्हारा दायित्व है ना कि जो वहाँ पे टैक्स देना है ना। They are not paying tax in a country despite deriving revenue and profits from their business in that country. नहीं दे रहे हैं, टैक्स अवॉइडेंस कर रहे हैं, वही बोला जा रहा है। ठीक है, द प्रॉफिट शिफ्टिंग इज अ पार्ट ऑफ टैक्स प्लानिंग ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस या कंपनीज। क्या बोला कि वो प्रॉफिट शिफ्टिंग, बोला ना प्रॉफिट को शिफ्ट कर रहा है मॉरिशस की तरफ, पैनामा जहाँ पे टैक्स हेवन है, जहाँ पे कम लगता है। ठीक है, दे स्टैब्लिश नंबर ऑफ सब्सिडीज, वही बोले ना इंडिया में है तो नंबर ऑफ सब्सिडीज वहाँ पे कर दिए। जैसे इंडिया में मान लो कि कोई एक है कंपनी, तो उसका सब्सिडी हम मॉरिशस में कर दिए और प्रॉफिट वहाँ पे शिफ्ट कर दिए, और वहाँ पे टैक्स कम लग रहा है तो बच जा रहा है टैक्स। डिजिटल कंपनीज को, मल्टीनेशनल कंपनीज को ज़्यादा फायदा है। सेवरल ऑफ देम इन द लो टैक्स ज्यूरिसडिक्शन, यही टैक्स हेवन, इसी को बोलते हैं टैक्स हेवन टेक्निकल शब्द में, जहाँ पे लो टैक्स ज्यूरिसडिक्शन है, कम लगता है टैक्स। जैसे पैनामा हो गया है ना, पैनामा वहाँ पे कहाँ पे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का जो बीच में स्ट्रिप लाइन है उसको बोलते हैं पैनामा, एक जगह कंट्री का नाम है। याद करो 2015 और 16 में एक लिस्ट निकला था जिसमें अमिताभ बच्चन का भी नाम आया है, तो बहुत बड़ा हाहाकार हुआ था। यही पैनामा है जी। ठीक है, ये लो टैक्स हेवन या टैक्स हेवन कंट्रीज बोलते हैं, मॉरिशस भी ऐसा ही है। ठीक है, इन केस ऑफ डिजिटल कंपनीज टेंजिबल फिजिकल प्रेजेंस इज हार्ड टू एस्टैब्लिश, इट कंपाउंड द प्रॉब्लम्स फॉर द टैक्समैन। बोला कि डिजिटल कंपनी के लिए कहाँ से दफ्तर होगा, कोई दफ्तर नहीं है, है ना। जो फिजिकल कंपनी होता है, बड़ा बड़ा मैन्युफैक्चरिंग, उसका ना बड़ा बड़ा दफ्तर होता है जी। डिजिटल वाला कहाँ से होगा कंपनीज का, इसलिए बहुत हार्ड है डिकोड करना कि बाबू आपको पे करना है। तो वही बोला, इट कंपाउंड द प्रॉब्लम्स फॉर टैक्समैन, किसको टैक्स देना है पता नहीं चलता है। तो समझे ये लोग कितना लूपहोल्स निकाल रहा है कानून का, और इससे क्या कर रहा है, टैक्स अवॉइडेंस कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कान खड़ा होगा देशों का, और इंडिया का भी कान खड़ा हुआ। इसलिए 2020 में फाइनेंस एक्ट के थ्रू क्या बोले कि 2% हम इक्वलाइजेशन लेंगे। अब ई कॉमर्स पे भी लेंगे, पहले नॉन रेसिडेंट्स पे भी ले, सर्विस प्रोवाइडर पे भी ले रहे थे, अब इस पे भी लेंगे। अब यूएस का दिमाग खराब हो गया इससे, क्यों? क्योंकि जितने भी डिजिटल कंपनीज हैं 90% तो यूएस का है, और ये पैसा वो करके तो यूएस में जा रहा है। यूएस का कान खड़ा हो गया, बोला कि गलत है, ये डिस्क्रिमिनेटरी स्टेप है आपका, आप ऐसे कैसे कर सकते हो। तो इसमें देखेंगे यूएस का पक्ष और भारत का पक्ष। ठीक है, यूएस इन्वोक सेक्शन 301 इंक्वायरी, तो यूएस ने उसका अपना सेक्शंस है, ठीक है, अपना रूल्स एंड उसको उसने इन्वोक कर दिया। ये देखो बहुत फेमस है 301 सेक्शन, ये बहुत फेमस सेक्शन है। ठीक है, इसको इन्वोक करके, ये ट्रेड एक्ट के थ्रू आता है, 1974 यूएस ट्रेड एक्ट के थ्रू आता है। इसको इन्वोक करके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में भी यूएस बहुत सारे कंट्री को लताड़ लगाता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का दिक्कत है आपकी कंट्री में। हॉलीवुड में मूवी बन रहा है, आपको अभी पेस्ट कर रहे हो, कहाँ है कॉपी राइट्स, तो समझे ना। तो ऐसा इश्यूज का जो पावर डिराइव करता है यूएस, वो 301 सेक्शन से करता है।
समझ में आया? इस चीज़ के लिए भी 301 इंक्वायरी कर रहा है यूएस, उसको इन्वोक कर रहा है, उसको यूज़ कर रहा है, कहने का मतलब है दिस इज इनटू द डिजिटल सर्विस टैक्सेस इन इट्स ट्रेडिंग पार्टनर। किसके बारे में है? डिजिटल सर्विसेज जो अपने ट्रेडिंग पार्टनर, जैसे यूएस का है तो इंडिया में उसका पार्टनर कोई कर रहा है या यूके में कर रहा है, ठीक है, वो सब चीज़ को देखने के लिए, उस चीज़ को समझने के लिए क्या कर रहा है? 301 सेक्शंस को इन्वोक कर रहा है। इतना नहीं, मैंने अलग से बोल दिया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को भी देखने के लिए 301 को ही इन्वोक किया जाता है, ठीक है। और ये भी 301 भी बजवर्ड था 2016 में, 17 में, समझे बात को? It is to investigate and respond to a foreign country action which may be unfair or discriminatory and negatively affect US commerce। समझ गए बात को? ये इन्वेस्टिगेशन का एक तरीका है कि 301 को आप इन्वोक कर दीजिए और देखिए कि फॉरेन कंट्री का एक्शन कहीं अनफेयर तो नहीं है आपके ई कॉमर्स कंपनी को लेके, यूएस के ई कॉमर्स कंपनी को लेकर कहीं डिस्क्रिमिनेटरी तो नहीं है जी, ठीक है, और कहीं इसे यूएस कॉमर्स पे नेगेटिव असर तो नहीं होगा, करेक्ट। अब ये तो हो गया किसका दलील? यूएस का दलील, ठीक है। मैं इंडिया क्या कहता है इस पर? इंडिया बोलता है कि इंडिया सेज इट नॉट एम्ड एट यूएस कंपनी, केवल यूएस कंपनी के ऊपर नहीं है जी, जितने भी है सब कंपनी के ऊपर हम कर रहे हैं, ठीक है। एज द साइज, अब तुम जानते हो कि आने वाले समय में जैसे डिजिटल इकोनॉमी जिस तरह एक्सपांड हो रहा है तो इंडिया जस्टिफाई इट्स एक्शन इन इट, इंडिया जस्टिफाई कर रहा है क्योंकि आने वाला समय डिजिटल ट्रांजेक्शन ही है, डिजिटली है, तो जो हम कर रहे हैं वो सही है, अब हमको ऐसे मना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एंड इट इज़ नॉट डिस्क्रिमिनेटरी, ये अनफेयर नहीं है, डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है, ठीक है। OECD इज ऑलरेडी सीज्ड ऑफ द मैटर। OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये 37 कंट्रीज का क्या है? मिक्सचर है ग्लोबली, ठीक है। समझ, इंक्रीज, स्टेप अप कर दो, स्टेप अप। बात समझे? इसमें क्या बोला जाता है कि OECD ने पहले ही कदम उठाया था इसके बारे में। OECD बताया ना अभी, ऑर्गेनाइज फॉर इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट कोऑपरेशन, ये 37 कंट्रीज का समावेश है और ये कंट्री क्या करती है? फ्री मार्केट, ये मैं बताता हूँ, यहाँ लिखा नहीं है, बताता हूँ कॉन्सेप्ट OECD क्या है। 37 कंट्रीज का मिक्सचर है, 60 के दशक में ये बना था ये ग्रुप, और इसमें क्या किया जाता है कि फ्री मार्केट को बल दिया जाता है OECD के थ्रू, और डेमोक्रेसी को बल दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है यदि ट्रांजैक्शन का, यदि इससे रिलेटेड बात होगा तो OECD को तो आना ही है। तो OECD ने इस मैटर को पहले भी सुलझाने का प्रयास किया था। जल्दी प्रिंस, बी फास्ट, बी क्विक। OECD क्या कर रहा है? 137 कंट्रीज के साथ काम कर रहा है ताकि वो टैक्स अवॉइडेंस, देखो ये शब्द यहाँ पे आया है, ताकि टैक्स अवॉइडेंस पे फाइट कर सके। समझ गए टैक्स अवॉइडेंस किस रेफरेंस से आ रहा है यहाँ पे? उसके बाद इसने काम किया बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, ये भी बता चुके हैं, बेस को इरोड करके प्रॉफिट शिफ्ट कर दो, ठीक है, मॉरिशियस में जहाँ पे टैक्स हेवन है, समझे? तो इसके हिसाब से क्या हुआ कि ये भी सहमत हुआ कि 2016 में जो इम्पोज किया जाता है इक्वलाइजेशन लेवी ऑन एडवर्टीजमेंट, ये भी सहमत था, इसलिए इंडिया ने भी लागू कर दिया इस चीज़ का। समझे बात को? जैसे कि देख रहे हो कि फाइनेंस एक्ट 2020 में सेंटर हैज एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ दिस लेवी सिग्निफिकेंटली, है ना। 2020 में फिर यही रिपीट हुआ है ये वर्ड। इंडिया ने फाइनेंस एक्ट के थ्रू इसको ई कॉमर्स कंपनी को भी इसके मुख्य धारा के अंदर लाने का प्रयास किया है, ठीक है। इंडियन ई कॉमर्स सेगमेंट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 200 बिलियन बाय 2026 एंड द रेवेन्यू विच द इज एक्सपेक्टेड टू गेट इज क्वाइट ह्यूज। कहा जा रहा है कि 2026 तक इंडिया में जो ई कॉमर्स का ग्रोथ इतना ज़्यादा होने वाला है, इट इज़ समथिंग लाइक $200 बिलियन, मैसिव अमाउंट है। यदि हम नहीं बढ़ाएंगे तो कहाँ से हमको टैक्स नेट मिलेगा? टैक्स कहाँ से मिलेगा हमको, ठीक है। और यदि बढ़ाएंगे तभी हमको रेवेन्यू मिलेगा। तो बोला था इक्वलाइजेशन लेवी इतना आसान नहीं है जितना आसान आपको लगता है, ये कॉम्प्लेक्सिटी है इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है ना। तो कैसे कॉम्प्लेक्सिटी है? देखो, द डेफिनेशन इज मच वाइडर एंड कैन ब्रिंग मैनी अदर डिजिटल प्लेटफॉर्म इन एडवेंटेज इनटू द एम्बिट ऑफ इंडियन टैक्स लॉ। बोला कि डेफिनेशन बहुत वाइडर है, बहुत बड़ा है, और इससे क्या होता है कि बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इंडियन टैक्स लॉ के अंतर्गत आ जाएंगे। मगर तुमको पता है कि इंडियन टैक्स लॉ में बहुत सारे लूपहोल्स भी हैं, है ना। हमेशा से बताया कि इंडियन लॉ में बहुत सारे लूपहोल्स भी है, तभी तो मरीन वाला जो केस हुआ था वो कितना बड़ा 13 साल तक लटका रहा, बाद में उसको छोड़ना पड़ा इंटरनेशनली,
तो समझ रहे हो कि इतना आसानी जो लिखा जा रहा है इतना आसान नहीं है। इंडियन टैक्स लॉ में क्या है कि लूपहोल्स भी है, और इतने कंपनीज को, डिजिटल कंपनीज को आप अंदर ला रहे हैं, हो सकता है कॉम्प्लेक्सिटी आने वाले फ्यूचर में आप देखें। ये ऑथर का पॉइंट आउट है, समझे। उसके बाद क्या है, क्लेमिंग अ क्रेडिट फॉर द लेवी अगेंस्ट इनकम इन द कंट्री ऑफ रेजिडेंस मे नॉट बी पॉसिबल, अ बायलैटरल टैक्स ट्रीटीज कुड ओनली टैक्स ऑन। बोला है कि आप किसी क्रेडिट पे, जैसे मान लो ऐसा क्या, कोई नॉन रेजिडेंट, मान लो कोई फॉरेनर खरीदा यहाँ पे, ठीक है, कोई इंडियन खरीदा, तो ये डिस्क्रिमिनेटरी करना भी बहुत मुश्किल चीज़ है। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो फॉरेनर भी इंडिया में रहते हैं, है कि नहीं है, रहते हैं कि नहीं रहते, बाहर के लोग यहाँ पे आके सेटल होते हैं, उस समय दिक्कत होगा। देखो, क्लेमिंग अ क्रेडिट फॉर द लेवी अगेंस्ट द इनकम इन द कंट्री ऑफ रेजिडेंस मे नॉट बी पॉसिबल, अ बायलैटरल, इसलिए एक बायलैटरल ट्रीटी होना चाहिए, एक कंट्री तो दूसरा कंट्री का भी समझौता होना चाहिए, ताकि इस तरह का जो दिक्कत है वो ना हो। क्रेडिट फॉर द टैक्स इज नॉट अवेलेबल अगेंस्ट एनी इनकम अराइजिंग इन इंडिया, देयर कुड ऑल्सो भी ऑपरेशनल डिफिकल्ट, यानी कि इसको इम्प्लीमेंट करने में भी आपको दिक्कत आ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस कैन बी लेजिटिमेटली बी आस्क्ड अबाउट वेदर द लेवी फेवर्स डोमेस्टिक कम्पिटिटर्स ओवर नॉन रेसिडेंट, यही बोला एग्जैक्टली, बोला कि ये क्वेश्चंस भी है, क्या लेवी जो इक्वलाइजेशन आप लगा रहे हैं, क्या ये डोमेस्टिक कम्पिटिटर को फ़ायदा पहुंचाएगा एज़ कम्पेयर टू नॉन रेसिडेंट कंपनी, क्योंकि नॉन रेसिडेंट कंपनी के ऊपर ही हम लगा रहे हैं, रेसिडेंट पे नहीं लगा रहे हैं, तो ये एक तरह से क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेटरी तो हुआ, क्योंकि LPG और स्पेशली एल लिबरलाइजेशन में कहीं पे भी डिस्क्रिमिनेशन का बात नहीं है, तभी तो ग्लोबलाइजेशन होगा ना। यदि हम फ्री मूवमेंट ऑफ सर्विस, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल, फ्री मूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी में हम बाढ़ दे दें, तो काहे का लिबरलाइजेशन प्रोसेस। लिबरलाइजेशन का मतलब ही है कि ट्रेड बैरियर खत्म करना। तो आप फॉरेन कंपनी, ई कॉमर्स वाले लोग को या डिजिटल कंपनी वाले को लगा रहे हैं, मान इंडिया को नहीं लगा रहे डोमेस्टिक को, तो डोमेस्टिक को जब नहीं लगा रहे हैं तो आप एक तरह से अनफेयर और डिस्क्रिमिनेटरी तो कर रहे हैं, है कि नहीं है। इफ पर्टिकुलर गुड्स फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री आर नॉट सब्जेक्ट टू टैक्स इन इंडिया, मान लो कि कोई एक है, देखो हर एक पे टैक्स नहीं लगता है, तुम लोगों को पता होना चाहिए कि कुछ कुछ सामान जो बाहर विदेश से आता है उस पर टैक्स नहीं लगता है, जो बहुत ज़रूरत का सामान हो या फिर अन्य किसी, जैसे कि तुम बायलैटरल ट्रीटी हुआ तुम्हारा, या फिर तुम्हारा एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के तहत तुम लोग क्या किए, कंट्री टू कंट्री एक ग्रुप बना लिया और बोले कि फ्री ट्रेड होगा, फ्री ट्रेड होगा, तो उस समय बहुत सारे फॉरेन सामान इंडिया में आएंगे जिस पर टैक्स नहीं लगेगा, तो उस समय कैसे हम इक्वलाइजेशन लेवी को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इक्वलाइजेशन लेवी में क्या है कि बाहर से या फिर नॉन रेसिडेंट्स वाले जो सर्विस प्रोवाइडर है उसमें पैसा लगेगा, तो इस पर आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बात समझ में आया ये चीज़, यही बोला जा रहा है कि यदि पर्टिकुलर गुड्स फॉरेन कंट्रीज से, ठीक है, आर नॉट सब्जेक्ट टू टैक्स इन इंडिया, यदि उस पर टैक्स नहीं लगता है, देन वाई शुड अ डिजिटल ट्रांजैक्शन फॉर दिस गुड टू बी सब्जेक्ट टू, तो फिर जो डिजिटल ट्रांजैक्शन होगा, और लग तो रहा है इक्वलाइजेशन लेवी क्या डिजिटल ट्रांजैक्शन पे, तो उस पर कैसे लगेगा, यदि बाहर के सामान पे है ही नहीं, पैसा लग ही नहीं रहा है, और उस पर फिर इंडिया में आया फिर ट्रांजैक्शन हो रहा है, उस पर कैसे आप लग सकता है, ये तो पूरी तरह से लूपहोल्स हो जाएगा आप इसमें, तो कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा इक्वलाइजेशन लेवी में, समझ में आ रहा है तुम लोग को, थोड़ा जटिल है टॉपिक। द रूल्स ऑल्सो कवर ऑल ट्रांजेक्शन विद इंडियन IP एड्रेस इवन बिटवीन टू नॉन रेसिडेंट्स, बोला है कि सब IP एड्रेस पे है, यदि वही हम एक्चुअली ये पॉइंट बहुत पहले बोल दिए हैं, ये पूरा इंडियन IP एड्रेस पे बेस्ड है, और यदि मान लो कि कोई नॉन रेसिडेंट यानी कि एक फॉरेनर और फॉरेनर के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो ये चीज़ को तो कवर नहीं कर पाएगा, यानी कि फॉरेन IP एड्रेस भी होना चाहिए उसके अंदर, ताकि फॉरेनर क्या ट्रांजैक्शन कर रहा है वो भी ठीक से कोड हो सके, पता कर सके, तो ये सभी लूपहोल्स है। तो सिंपल टर्म में क्या बोलेंगे कि जो बाहर का सामान है इतना पढ़ लिए, इसमें 2-3 पॉइंट निकालना है, ज़्यादा नहीं निकालना है, पॉइंट बाय पॉइंट नहीं पढ़ना है, पॉइंट बाय पॉइंट मैं तुम लोग को इसलिए बोलता हूँ ताकि तुम लोग का दिमाग खुला रहे, कम से कम पॉइंट बाय पॉइंट 10 बार बोलेंगे, 10 तो बोलेंगे तो कम से कम 5 तो याद रहेगा ना जी, 100% याद नहीं करना है सिविल सर्विस में, और स्पेशली एडिटोरियल में याद करना ही नहीं है इतना कुछ। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इक्वलाइजेशन लेवी को इम्प्लीमेंट करना एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि वही डिजिटल ट्रांजैक्शन पे आप ले रहे हैं, मगर कोई सामान आपका फॉरेन गुड्स ट्रेड फ्री है, टैक्स फ्री है, उसमें आपको दिक्कत हो सकता है ना, डिस्क्रिमिनेटरी है एक सेंस से, क्योंकि आप फॉरेन डिजिटल वाले कंपनीज को पैसा ले रहे हैं और डोमेस्टिक को नहीं ले रहे, तो यहाँ पे तो LPG का जो बेसिक फंडा है वही डिस्ट्रॉय हो रहा है ना। दैट्स इट, इतना ही बोल दोगे काफ़ी है।
OECD थॉट प्रोसेस कैन बी द वे फॉरवर्ड। जो OECD का जो थॉट प्रोसेस है, बोले ना ऑर्गेनाइजेशन फॉर कोऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट, जो बोले थे ना 60 के दशक पे आया था, जिसका काम है कि डेमोक्रेसी और मार्केट लिबरलाइजेशन को प्रभावित करना, बढ़ाना, ठीक है। तो ये बोला कि जो OECD का थॉट प्रोसेस है वो एक तरह से सही दिशा होगा इक्वलाइजेशन लेवी को वो करने का, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का। तो क्या है देखो, डिवाइडिंग द MNC प्रॉफिट्स आफ्टर अकाउंटिंग फॉर एक्सपेंडिचर बिटवीन द कंट्रीज इट ऑपरेट्स बेस्ड ऑन द फॉर्मूला लिंक टू सेल्स एंड अमाउंट ऑफ टैक्स कैन बी अग्रीड अपॉन द बेस्ट। बोला है कि जो प्रॉफिट शिफ्टिंग, प्रॉफिट इरोजन एंड बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है, बोले थे ना, यहाँ से है, आपको पैनामा बता दिए, इसके लिए एक आपका सोल्यूशन देता है OECD। उस सोल्यूशन पे चलिए। उस सोल्यूशन में क्या है कि जितने भी एक्सपेंडिचर हो रहे कंट्रीज़ में उसको जोड़िए और उस हिसाब से आप घटाइए और उस हिसाब से दीजिए। तो सिंपल OECD का गाइडलाइंस है। तो सिंपल इसका मतलब क्या है कि दूसरे हिसाब से क्या है कि OECD का बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग के प्रिंसिपल पे चलिए, कोई कंट्री को दिक्कत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ट्रैक करता है कि ट्रांजैक्शन कहाँ कहाँ हो रहा है। इंडिया में ज़्यादा कमा रहा है, मॉरिशस में डाल रहा है, तो इंडिया में जो कमा रहा है तो वो ट्रैक है। तो मॉरिशस में जो भी है, भाई मॉरिशस वाला हम नहीं लेंगे टैक्स, तुम इधर दो, अपना टैक्स दो, इंडिया में दो टैक्स। ये OECD पहले ही कर चुका है, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। इफेक्टिव डिस्प्यूट रेजुलेशन, एक इफेक्टिव यानी कि रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए। कोई तरह का विवाद हो तो वहाँ पे होना चाहिए, लिटिगेशन आना चाहिए। लिटिगेशन मतलब जो आपका पैरवी होता है वहाँ तक पहुँचना चाहिए, बात को सॉल्व आउट होकर उस तरह डिजिटल ट्रांजेक्शन या फिर जो टैक्स लगेगा उस हिसाब से बात होना चाहिए वहाँ पर, समझे। द सोल्यूशन बेस्ड ऑन द वर्क फॉर वेरियस कंट्रीज ऑफ इंक्लूसिव फ्रेमवर्क एट द OECD इज द क्लियरली द वे। तो OECD का जो प्रिंसिपल है डिजिटल ट्रांजेक्शन, वो बेस्ट तरीका है, कोई नया संशोधन करने की जरूरत नहीं है, उसको अपनाइए, सबसे बेस्ट है एज पर द ऑथर का ऐसा मानना है। सम फॉर्म ऑफ डिजिटल टैक्स कैन बी वर्कड आउट अ बेस्ट एज इंटरिम सोल्यूशन टिल सम परमानेंट सोल्यूशन इज फाउंड इंटरनेशनली। जब तक इंटरनेशनली और अच्छे से इसका सोल्यूशन नहीं आता तब तक जो सोल्यूशन है उसी को आप यूज़ करिए, और सबसे बेटर होगा OECD का आप बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग वाला जो प्रिंसिपल उसको अपना के आप चलिए, तो ये बेस्ट होगा। क्योंकि कंट्री का OECD में क्या है, ये थॉट प्रोसेस पूरी तरह से वर्ल्ड वाइड कवर है ना, 137 कंट्री, बोले कि नहीं बोले अभी ऊपर पहले, समझ गए। वही इसे मोबाइल है ना, खोल लिए हो, हाँ, उसको भी बैठा लो, सुमन को भी बैठा लो, ठीक है। तो पहला एडिटोरियल हम लोग कवर कर चुके हैं, ठीक है। सेकंड क्या है, माइक्रोचिप्स पे बात होगा, हाँ कमी माइक्रोचिप्स पे बात होगा यहाँ पे कि इंडिया क्यों माइक्रोचिप्स में इसे इतना पीछे चला जा रहा है, ठीक है। वी हैव सक्सेसफुली कवर्ड फर्स्ट एडिटोरियल, करेक्ट। तो 29 जुलाई 2020 को आया था बिजनेस लाइन में, ठीक है। इसमें देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो फटाफट खोल के देख लो बाबू, सिलेबस खोल लो। अवेयरनेस इन द फील्ड्स ऑफ IT, स्पेस, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इश्यूज रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। बी क्विक, आज टाइम नहीं है मेरे पास फालतू का वो करने का, गपशप करने का, बी क्विक। फर्स्ट करंट अफेयर्स एंड देन ज्योग्राफी एंड देन फिर करंट अफेयर्स। वी आर गोइंग टू कवर टुडे क्लास फॉर अप टू 2 PM, यस, ठीक है, अप टू 2 PM, बिकॉज आई हैव टू कवर द सिलेबस ऑन टाइम फ्रेम बेसिस, ठीक है। कल के दिन पूरा चेंज हो जाएगा मोमेंटम, कल के दिन के बाद पूरी तरह शिफ्ट है, कल और परसों बहुत अलग है। कल हम लोग का प्रेजेंटेशन है 15 अगस्त, फिर संडे को टेस्ट है, और कल क्लास नहीं ले पाए, मजबूरी में नहीं ले पाए, लाइट ही नहीं था तो कहाँ से लेते, जब कल नहीं लिए तो आज कवर करना पड़ेगा, हमको कवर करना पड़ेगा। आई हैव नो ऑप्शन, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। देखो अब ये बात समझो, मैंने तुमको क्या बोला, एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ तुम लोग को। ये बेसिक पढ़ाने से पहले मैं बेसिक बताता हूँ तुम लोग को, ठीक है। एंड आई एक्सपेक्ट दैट नो काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस विल कम फ्रॉम योर साइड, क्योंकि आई हैव टू कवर टुडेज इन अ टाइम फ्रेम मैनर। देखो माइक्रोचिप्स के बारे में समझो। देखो माइक्रोचिप्स में इंफॉर्मेशन होता है, जो IG बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। तुम लोग बचपन में पढ़े, क्लास 12 में भी एक डायग्राम था ना। तो इंटीग्रेटेड सर्किट के लिए सेमीकंडक्टर का होना बहुत ज़रूरी है ना जी, बिना सेमीकंडक्टर तो बनेगा नहीं IC। मगर ये दौर हम छोड़ चुके हैं, ये दौर में जब हमको आगे बढ़ना चाहिए था हम सेमीकंडक्टर में आगे नहीं बढ़े, और वहीं पे साउथ कोरिया जैसा कंट्री, वहीं पे ताइवान जैसा कंट्री, वहीं पे जापान जैसा कंट्री इस चीज़ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया, और हम स्टिल बहुत ही डिपेंडेंट है इस कंट्री पे, इंपोर्ट कर रहे हैं।
तो माइक्रोचिप के बारे में बोला जा रहा है यहाँ पे। तो अभी भारत में देखोगे तो अभी एक स्कीम्स आया है मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उसमें 3 स्कीम्स है। एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जस्ट कुछ दिन पहले ही, इस साल में ही 2020 में ही मोदी जी अनवील किए थे, ठीक है, निकाले थे। और उसके तहत क्या है 3 स्कीम्स है। तो देखो क्या क्या 3 स्कीम्स हैं। गवर्नमेंट नोटिफाइड 3 स्कीम्स वर्थ ₹48,000 करोड़ टू पोजीशन इंडिया एज एन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट हब। बोले ना ये बात, 48,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट लेके आए हैं जिसके हिसाब से क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बल देना है इंडिया में। और इसके अंदर 3 स्कीम्स आएंगे। 3 क्या स्कीम्स होंगे थोड़ी देर में बताएंगे। देखो यहीं पे दिया है, बगल में दिया है, देखो इसको थोड़ा सा देख लो अच्छे से। देखो ये तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग माइक्रोचिप्स में पहला नंबर क्या है तुम्हारा PLI स्कीम। इसके मतलब क्या है, देखो इसका मतलब है कि 4 to 6% इंसेंटिव फॉर 5 years ऑन इंक्रीमेंटल सेल्स ओवर बेस ईयर ऑफ गुड्स एंड मैन्युफैक्चर इन इंडिया अंडर द टारगेटेड सेगमेंट। देखो सिंपल सी बात है, यदि मान लो कि एक कोई कंपनी है, ठीक है, और वो अपना कैपिटल लगा के स्टार्ट की और उसको क्या हुआ कि अगले साल या कुछ टाइम फ्रेम के अंदर उसने बहुत कमाया, इसका मतलब बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो वैसे कंपनी को जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में अपना बल दे रही है, उसके लिए हम क्या किए 4 से लेकर 6% हम इंसेंटिव देंगे जब हमको दिख गया कि हाँ आप बहुत सही काम कर रहे हैं। अच्छी बात है, उसका हाथ पैर और हम मजबूत कर रहे हैं। इसका मतलब पहले आप खुद स्ट्रगल करना है, स्ट्रगल करके आप क्या दिखा दिए कि आप एक्सपांड कर रहे हैं, आपका मनी भी एक्सपांड हो रहा है, आपका बिजनेस एक्सपांड हो रहा है। तो हम 4 to 6% आपको इंसेंटिव देंगे नेक्स्ट ईयर से, ठीक है। तो इसमें देखो, ठीक है, 5 इंक्रीमेंटल सेल्स पे। दूसरा क्या है स्पेक मतलब 25% हम इंसेंटिव देंगे। यदि मान लो कि कोई 100 करोड़ का कंपनी खड़ा करना चाहता है, मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहता है, तो जाओ 25 करोड़ हम दिए तुमको। इससे बढ़िया क्या हो सकता है? नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। कैपिटल मतलब क्या कि मान लो कि टेक्नोलॉजी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, कैपिटल पर खर्च करना जिस पे हम लोग को आएगा पैसा। तो कैपिटल गुड्स, हाँ बिल्कुल, जापान करता है ये, याद करो। साउथ कोरिया भी किया था, पिछले एडिटोरियल बताए थे, याद है? साउथ कोरिया भी ऐसे ही किया था, कैपिटल गुड्स मंगवा रहा था, बाद में फिर क्या किया, कैपिटल गुड्स को कम कर दिया और फिनिश प्रोडक्ट को बेचना बहुत शुरू कर दिया, याद करो। तो यही एग्जैक्टली यही करने के लिए प्रयास कर रहा है इंडिया की तरफ से भी। तो इंडिया क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे कि 25% इंसेंटिव दिया जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में जो करना चाहता है। अब EMC 2.0 सपोर्ट फॉर द क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर along with common facilities and amenities aimed at global electronics measures and their supply chain। क्या बोला जा रहा है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में हम आपका हेल्प करेंगे सरकार की तरफ से, ताकि आप ग्लोबल वैल्यू चेन सिस्टम से जुड़ सकते हैं। कितना बजट था ये, है कि नहीं है? कितना बार हम बोले हैं, 100 बार से ज़्यादा बोले होंगे ग्लोबल वैल्यू सिस्टम, ग्लोबल इसे जुड़ने के लिए। उसमें जुड़ेंगे तो क्या, देखो आज चाइना इतना मैन्युफैक्चरिंग हब हुआ है तो ग्लोबल वैल्यू चेन सिस्टम की वजह से। तो ये समझे, ये 3 स्कीम है। और देखो यही 3 स्कीम में कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग हब का बात है, तो मैन्युफैक्चरिंग हब की बात है तो माइक्रोचिप्स तो आएगा ही आएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, ये तीनों ये चीज़ क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए। मैन्युफैक्चरिंग बहुत कुछ मैन्युफैक्चर हो सकता है, मैं यहाँ पे स्पेशली हम लोग इलेक्ट्रॉनिक की तरफ फोकस कर रहे हैं, स्पेशली हम लोग सेमीकंडक्टर की तरफ आने का प्रयास करें। और माइक्रोचिप इज ऑल अबाउट योर सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब देखो स्टेटस एंड प्रोस्पेक्ट्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज के लिए क्या क्या है, तरीका क्या क्या है और उसका क्या समीकरण है भारत में। देखो इंडियन इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर इज ऑलरेडी विटनेस ट्रिमेंडस ग्रोथ, मगर इंडिया तो है अपने हिसाब से ग्रोथ कर रहा है, मगर वर्ल्ड के हिसाब से फ्लॉप है, नो डाउट ग्रोथ कर रहा है, बढ़ रहा है। और डिमांड क्या है कि लग रहा है कि 2023 और 24 तक इसका $400 बिलियन का डिमांड हो सकता है, यानी कि ये भी ग्रोथ कर रहा है। कहने का मतलब ये कि आपको एग्जैक्टली फिगर नहीं जाना है, यहाँ पे डेटा क्या कर रहा है कि अभी जो ट्रेंड है 2-3 साल में अभी हम लोग बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हम लोग का बढ़ रहा है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन, देखो डोमेस्टिक प्रोडक्शन 2014 और 15 में हम लोग पास $29 बिलियन का था, अभी देखो 70 बिलियन का हो गया। तो इसका मतलब क्या कि बढ़ रहा है, सिंपल सी बात है। बट मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन द फाइनल असेंबली लोकेटेड इन इंडिया। मतलब ज़्यादा क्या होता है कि फाइनल असेंबली होता है जी, माइक्रोचिप नहीं है हमारे पास, क्या कि इधर से लाए उधर से लाए असेंबली कर दिए, तो क्या होगा इससे, कुछ नहीं होगा। आपको मैन्युफैक्चर करने होंगे अपने कंट्री में वो सभी चीज़। क्या करते हैं, जैसे कि हम लोग
मेडिसिन बनाते हैं तो API चाइना से मंगवाते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। तो मगर आपको एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट वो भी उस पर भी ध्यान देना होगा, वो भी तो कंट्री में आपको बनाने होंगे। तो ये बोला कि आप जो असेंबली कर रहे हो उससे बेटर है कि आप अंदर बनाओ, क्योंकि असेंबली कर रहे हो तो फाइनल स्टेज है, फाइनल स्टेज तो कोई बना लेगा यार, उसमें ज़्यादा बना के क्या कर रहे हैं आपको मटेरियल्स, जो बेसिक मटेरियल्स उस पर ध्यान देना चाहिए। द रियलिटी ऑफ इंडिया, देखो रियलिटी क्या है इंडिया का, द नेट वैल्यू एडिशन इन आवर कंट्री इज़ वेरी स्लो। बोले ना कि नेट एडिशन है, मतलब एडिशन वही जो पहले बोलते थे, गुरम्मा वाला कॉन्सेप्ट देते थे, सेम है कि जो नेट वैल्यू एडिशन वो बहुत कम है भारत में, यानी कि उस पर वृद्धि नहीं हो रहा है, ठीक है। मैनी रिपोर्ट से डेट नेट वैल्यू एडिशन रेंजेस फ्रॉम 5 to 15%, यानी कि एक कोई चीज़ बन गया उस पर हम जो वैल्यू ऐड कर रहे हैं मात्र 5 से लेकर 15% ऐड कर रहे हैं। जैसे कि 1 किलो तुम्हारा क्या हुआ, टिकला हुआ, मान लो कि तुम्हारा वो हुआ, उसके ऊपर केवल वैल्यू कितना कर रहे हैं, 5 से 15%। तो टिकला से जब गुरम्मा बना रहे हैं, है ना कोमल, जो कि तुम खाई नहीं हो अभी तक, या फिर खाई हो नाम पता नहीं है तुमको, ठीक है, तो क्या है बहुत कम हो रहा है, वैल्यू एडिशन क्या हो रहा है, बहुत कम हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स में, जो कि चिंता की बात है। यानी कि वैल्यू एडिशन कम होना मतलब क्या, इनोवेशन मिसिंग है आपका, क्रिएटिविटी आपका मिसिंग है। मोस्ट कंपोनेंट्स आर इम्पोर्टेड रेदर देन, वही बोले ना, ज़्यादातर इंडिया में नहीं बन रहा है, डोमेस्टिकली नहीं बन रहा, बाहर ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। लोकल वैल्यू एडिशन कितना है, बस 7 से लेके 10 बिलियन डॉलर है, जबकि ग्लोबल मार्केट देखो, जब ग्लोबल मार्केट में से क्या है 2.1 ट्रिलियन डॉलर का है। देखो इंडिया कहीं नहीं एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे कहीं एग्जिस्ट कर रहा है, कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। देखो इंडिया इज क्लियरली मिसिंग आउट ऑफ लायन शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इन द ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक। जो लोग बहुत कमा रहे हैं, बाहर के लोग ग्लोबली बहुत कमा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में, इंडिया मिस कर रहा है। इसलिए तो बोले कि सेमीकंडक्टर का दौर हम लोग पहुंच चुके हैं। देयर इज एन एक्सपेक्टेशन दैट इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट विल सून ओवरटेक क्रूड ऑयल एज द इंडियाज लार्जेस्ट इंपोर्टेड कमोडिटी। और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो हम क्रूड ऑयल लेते हैं बाहर से, मंगवाते हैं कि नहीं मंगाते हैं क्रूड ऑयल, आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट उसको उससे भी ऊपर चला जाएगा। तो चिंता का विषय है, तभी ना आज चाइनीज ऐप पे बोलते, तभी ना आज बोलते कि ओप्पो मोबाइल है, फोड़ दे, ये कर दे, वो कर दे। इंडिया में रहता तो फोड़ने के बाद क्या है, भारत माता की जय बोल बैठते कि इंडिया में बना हुआ है। और अभी मोबाइल भी बढ़िया मोबाइल भी खरीदे हैं 40,000 50,000 में, तो छिपा के चलना पड़ता है। क्या है कारण, ये कि डोमेस्टिकली प्रोड्यूस नहीं हुआ हमारा, है कि नहीं है। पहले लोग इतना बड़ा बड़ा मोबाइल दिखा के चलता था, आज देखो चाइनीज है तो क्या है, इतना महंगा तो है मेरे पास, अभी क्या है बाबू संभाल के चलो नहीं तो फोड़ देंगे। समझ रहे हो ना। इस बार देखो मोमेंट तगड़ा हो गया, इस बार तुमको लगता है इस बार मोमेंट काफ़ी तगड़ा हो गया चाइनीज़ प्रोडक्ट को लेके, कुछ ज़्यादा ही हुआ है। पास्ट में भी हुआ था, पास्ट में भी रोकने का प्रयास किया गया था, मगर इस बार जो है ना ड्रामेटिक हो गया। गैल्वन वैली का जो प्रॉब्लम है, इससे इतना ज़्यादा असर पड़ा कि पब्लिक ने ही बॉयकॉट करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। देखो बैकवर्ड लिंकेज कैन लीड टू इंडस्ट्रियलाइज। बैकवर्ड लिंकेज देखो, एक होता है फॉरवर्ड लिंकेजेस, एक होता है बैकवर्ड लिंकेजेस, समझो एक वर्ड है। फॉरवर्ड लिंकेजेस मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन सब करना, अच्छे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर रोड वगैरह बना देना। तो उससे क्या होता है, ये एक्चुअली फॉरवर्ड और बैकवर्ड वर्ड ज़्यादातर तुम्हारा एग्रीकल्चर फील्ड में यूज़ होता है। किस सेंस में कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस होना चाहिए, यानी कि बैकवर्ड मतलब बड़े बड़े वार हाउस होना चाहिए, गोडाउन होना चाहिए, जहाँ पे एग्रीकल्चर कोई चीज़ बना, यानी कि उत्पाद हुआ तो क्रॉप्स वहाँ पे रह सके। कोल्ड स्टोरेज सिस्टम या बड़े बड़े बनना चाहिए, इस तरह के गोडाउन वगैरह बनना चाहिए। दूसरा क्या है, इसको बोलते हैं बैकवर्ड। फॉरवर्ड मतलब क्या होता है कि आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सही होगा तो एक जगह से सामान दूसरी जगह मार्केट में ठीक पहुँचेगा। फॉरवर्ड में आपका ये आपका मार्केट भी हो गया जहाँ पे आप बेचिएगा। तो सेम यहाँ पे भी लेके आओ, इंडस्ट्रियलाइजेशन की भी लेके। तो यहाँ बोला कि बैकवर्ड लिंकेज जरूरी है, यानी कि बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब जरूरी है, ये हुआ इसका मतलब कनोटेशन, समझे। बैकवर्ड लिंकेज इसका मतलब यहाँ पे देखो, एट प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री मोस्टली वी हैव लास्ट माइल असेंबली। बोले ना कि लास्ट माइल असेंबली में लास्ट फाइनल प्रोडक्ट्स ही करते हैं असेंबल करके, वहीं में हम लोग समीकरण है हम लोग का। द इकोनॉमिक सर्वे जो 2019-20 का, ये क्या बोलता है कि बैकवर्ड लिंकेजेस को बढ़ाना चाहिए, ठीक है। और इंडिया को
इंडिया क्या है, नेटवर्क प्रोडक्ट्स में, ग्लोबल वैल्यू चेन सिस्टम में जुड़ना चाहिए। डैट इज यहाँ पे कनोटेशन क्या है, बैकवर्ड लिंकेजेस का, कि ग्लोबल वैल्यू चेन सिस्टम में जोड़िए ताकि आपका ठीक से ट्रांसपोर्टेशन हो सके और आपका पूरा सहमति हो कि आपका प्रोडक्ट भी क्या हो सके, ब्रांड बन सके आपका प्रोडक्ट। जैसे ओप्पो का कैसे ब्रांड बना, ग्लोबल वैल्यू सिस्टम में जोड़ने की वजह से। ओप्पो का मोबाइल क्यों यूएस में चलाया जा रहा है, क्यों यूके में चलाया जा रहा है, क्योंकि ग्लोबल वैल्यू चेन सिस्टम के अंदर था ये, ठीक है। इट इज़ विद अ व्यू टू क्रिएट 4 करोड़ वेल पेड जॉब्स, और इससे क्या होगा कि आने वाले समय में 4 करोड़ का जो मोदी जी 2014 में बोल गए थे वो सपना कहीं 2025 में पूरा हो जाए, ठीक है। और दूसरा भी देख लो 30 में 8 करोड़। चाइना बिकम इकोनॉमिक सुपर पावर, वही चाइना भी इकोनॉमिक सुपर पावर इसी वजह से हुआ, ग्लोबल वैल्यू चेन सिस्टम ग्लोबल, वही तो बोल रहे हैं। तो समझे यहाँ पे बैकवर्ड लिंकेज का मतलब क्या है, यहाँ पे बैकवर्ड लिंकेज मतलब है कि ग्लोबल वैल्यू सिस्टम में आप जुड़ जाइए, ठीक है ना। यहाँ पे कनोटेशन समझ गए। और ग्लोबल फॉरवर्ड और बैकवर्ड एग्रीकल्चर फील्ड में ज़्यादा वर्ड यूज़ होता है। द रिसेंटली लॉन्च प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम प्लान्स टू अचीव दिस गोल बाय ग्रांटिंग, वही बोले ना कि 4 से 6%। पहला वाला देखो 3 स्कीम था ना, तो पहला वाला स्कीम बोले थे ना कि अच्छा कमाया तो हम 4 से लेके 6% उसका इंसेंटिव देंगे। तो गवर्नमेंट काम कर रही है, तो वही प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव है। PLI था ना ऊपर, हाँ था ना, शुरू में PLI था कि नहीं था 3 स्कीम में, तो यही प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव है, ठीक है। व्हाट डू यू नोन अबाउट अप स्ट्रीम इंडस्ट्री, तो आप अप स्ट्रीम इंडस्ट्री जो शब्द है इसके मतलब आप क्या समझते हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये सभी प्रोसेसर, देखो सभी इलेक्ट्रॉनिक्स में आ रहा है। प्रोसेसर होता है कि नहीं होता है, माइक्रो प्रोसेसर देखते हो ना अपने लैपटॉप में, मोबाइल में है, प्रोसेसर है। डिस्प्ले पैनल, डिस्प्ले देखो मोबाइल लैपटॉप में दिखता है कि नहीं दिखता है, डिस्प्ले जहाँ हम दिखते हैं, ठीक है। मेमोरी चिप्स, कैमरास, ठीक है, ये सभी तुम्हारे अप स्ट्रीम इंडस्ट्रीज के अंदर आते हैं। जब इंडिया, इसमें इंडिया क्या बहुत पीछे है। अब इंडिजीनियस कैपेबिलिटी इन दिस सिस्टम इज लिमिटेड, बोला ना हम लोग जो भारत में ही डोमेस्टिकली बनाएंगे बहुत कम है, ये चीज़ में हम लोग को महारत हासिल नहीं है जी। इम्पोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूट नियरली 80%, लगभग 80% कंपोनेंट्स हम लोग क्या करते हैं, बाहर से ही लाते हैं। एंड अप्रॉक्सीमेटली 67% ऑफ इम्पोर्ट्स कमिंग फ्रॉम चाइना अलोन, यानी कि अप स्ट्रीम इंडस्ट्रीज में भी जो कंपोनेंट्स है ज़्यादातर हम चाइना से लाते हैं। माइक्रोचिप द रियल गोल्ड, जो माइक्रोचिप है वो रियल गोल्ड होने वाला है आने वाले समय में जी, इंपॉर्टेंट काम करेगा जी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में। बात समझे तो देखो, ग्रेटर वैल्यू एडिशन टेक्स प्लेस एट स्टेज प्रायर टू कंपोनेंट बिल्डिंग। जब आप देखो ये क्या होता है, माइक्रोचिप में इंफॉर्मेशन रहता है, ठीक है, और उसके बाद फिर वो दूसरे स्टेज में जाता है, फिर दूसरे स्टेज में जाकर कोई कंपोनेंट बनता है। तो ये यही बोला जा रहा है कि ग्रेटर वैल्यू एडिशन एट अ स्टेज प्रायर टू कंपोनेंट बिल्डिंग। कोई सामान बना रहा है उससे पहले जो आपका माइक्रोचिप है वो क्या है, उस पर आप वैल्यू एडिशन करते हैं तो आपका टेक्नोलॉजी और बेहतरीन होते चला जाएगा। पहले देखते थे कंप्यूटर, जो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था कंप्यूटर कितना बड़ा था, और अभी इतना छोटा लैपटॉप आने लगा है कि नहीं है। तो जो पहला कंपोनेंट है उसमें वैल्यू एडिशन कर करके इतना छोटा बना ना, वो है नहीं है। पहले इंटीग्रेटेड सर्किट के नाम पे तुम्हारा एक घर भी हो सकता था, और भी इंटीग्रेटेड सर्किट के नाम पे इतना छोटा भी हो सकता है। वही चीज़ सेमीकंडक्टर का यूज़, तो वही बोला कि जो प्राइमरी स्टेज है उसमें बदल दीजिए, वैल्यू एडिशन करिए ताकि और छोटा हो और तकनीकी रूप से तैयार हो। इट इज़ ऑल अबाउट माइक्रोचिप, इसी को माइक्रोचिप कहते हैं। समझ में आया बात। दिस इज अ प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोचिप और सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड चिप, बोल दिया ना आप डायरेक्ट, इंटीग्रेटेड IC आ गया ना बात। दिस आर द प्रोड्यूस इन द सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट्स, और ये कहाँ, इसी को फैब बोलते हैं। ये आपका एक प्लांट है, प्लांट मतलब हब है, जगह है, ठीक है। सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन, फैब्रिकेट कर, कभी देखे हो फैब्रिकेशन कैसे करना पड़ता है, एक टेम्परेचर में सभी कंपोनेंट्स को जोड़ने होते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स है। हम लोग का जब बीटेक में एक ये चैप्टर भी होता था, मतलब एक सिलेबस ही होता था जिसको बोलते थे VLSI। VLSI मतलब क्या है कि जहाँ पे सेमीकंडक्टर को किस तरह आपको वो करना है, जोड़ना है, और कैसे आपको IC बनाने हैं, इंटीग्रेटेड चिप या इंटीग्रेटेड सर्किट बनाने हैं। तो मगर इंडिया में तो भाई क्या बात है कि हम लोग भी सोचे थे कि MTech यहाँ से करें, ठीक है, हालांकि नहीं किए, मैं सोचते थे उस समय, और मेरे मित्र लोग काफ़ी किए हैं। मगर इंडिया में एग्जैक्टली इंडिया में VLSI यानी कि सेमीकंडक्टर से रिलेटेड कोई उतना बड़ा इंडस्ट्री नहीं है, इसलिए जो बच्चे जो इनोवेटिव होते हैं वो भी डिमोटिवेट हो जाते हैं। बात समझ में आ रहा है तुम लोग को। दे टर्न सिलिकन इनटू, जो सिलिकन बोले ना, सिलिकन को क्या, सिलिकन ये सेमीकंडक्टर, सिलिकन को माइक्रोचिप में कन्वर्ट करते हैं। ये टेक्नोलॉजी हमारे मिसिंग है,
इतना ज़्यादा नहीं है जितना ज़्यादा होना चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्टली। और सोलर क्या है, सोलर पैनल सोलर पर सेमीकंडक्टर का ही रूप है। डायड याद करो, सब क्लास 12 के चैप्टर में बहुत अच्छे से दिया गया है। वेयर आर द फैब्स सिचुएटेड ग्लोबली? फैब समझे फैब्रिकेशन प्लांट्स है, सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट कहाँ सिचुएटेड है? तो देखो देर आर अबाउट 170 कमर्शियल ग्लोबली, 170 बड़ा बड़ा कमर्शियल फैब्स है, यानी कि कमर्शियल क्या ही सेमीकंडक्टर के प्लांट्स हैं। एंड देर इज नॉट इवन अ सिंगल वन इन इंडिया, इंडिया में एक भी नहीं है। तो बोल तो दिए तुमको बीटेक का एक्सपीरियंस, इंडिया में एक भी नहीं है बड़ा प्लांट सेमीकंडक्टर। सोच लो व्हाट आर द प्रोबेबिलिटी, क्यों सेमीकंडक्टर बार बार बोले, क्यों सेमीकंडक्टर के प्रतिस्पर्धा में क्यों पीछे हो गए, कंपटीशन में क्यों पीछे हो गए, है कि नहीं है? दिस इज बिकॉज चिप मैन्युफैक्चर लाइक इंटेल, टीएमसी, सैमसंग साइड पोर कॉस्ट इफेक्टिव। इंडिया में क्या है, कॉस्ट एफिशिएंसी पोर है। इसका मतलब क्या हुआ, हाँ ज़्यादा कॉस्ट लगेगा तो काहे करेगा इंडिया में, बाहर ही कर लेगा, बाहर सस्ता हो जाएगा उसको। और ये प्लांट बनाने के लिए बहुत कैपिटल एक्सपेंडिचर चाहिए, क्यों? क्योंकि इंडिया में मशीन ही नहीं है, इसके लिए मशीन चाहिए, बाहर से मंगाओगे तो महंगा होगा, इसलिए बाहर का ये सब इंटेल उंटेल जाकर बाहर ही कर लेता है सब चीज़, समझे? मोरेवर दे आर रिक्वायर्ड टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी, फिर इंडिया में आएगा तो नया टेक्नोलॉजी लेना पड़ेगा, नया टेक्नोलॉजी में टाइम नहीं है, जो है वो अपना कर रहा है, समझे? हैंस इट इन्वॉल्व्स हाई कैपिटल डिप्रिसिएशन। और इसे अब इंडिया में जो सामान है, देखो इंडिया में जो टेक्नोलॉजी वो एब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी है। एब्सोल्यूट मतलब क्या है कि वो समय के साथ बेकार हो गया है, उसमें डिप्रिसिएशन है, मतलब बिगड़ गया है, खराब हो गया है वो। तो वही बोला है कि इंडिया में क्या है कि हाई कैपिटल डिप्रिसिएशन है, जो कैपिटल गुड्स है वो और कमज़ोर होते चले जा रहे हैं। तो कहाँ से सेमीकंडक्टर फैब वाला कहाँ से हो पाएगा अपना, उसके लिए तो न्यूअर टेक्नोलॉजी चाहिए आपको, विच ऑफन अकाउंट्स फॉर। तो प्रोडक्शन कॉस्ट में तुम्हारे डिप्रिसिएशन की वजह से 50 से 60% वहीं बर्बाद हो जाता है, उसको कॉस्ट मेंटेन। तो ऐसा क्यों दिमाग लगाएगा इंटेल यहाँ पे आके, जहाँ पे उसको अलग से पैसा देना पड़े, वो वहाँ देगा जहाँ पे वो अच्छे सब कुछ अवेलेबल है टेक्नोलॉजी वगैरह। नॉट इंटरेस्ट फ्रॉम, क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक प्लेयर को कोई ध्यान ही नहीं है जी, और डोमेस्टिक प्लेयर को ध्यान नहीं, इसका मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है, सिंपल सी बात है। आज कोई बच्चा निकम्मा है तो पेरेंट्स पे जाता है उसका जिम्मेदारी, है कि नहीं? सिंपल बात है। आज कोई बच्चा गाली दे तो क्या बोलते हैं हम लोग, क्या प्रोजेक्ट करते हैं, उसका माँ बाप भी खराब है, ऐसा ही बोला आता है, क्योंकि अपब्रिंगिंग डिपेंड करता है कि बच्चा कैसा होगा। जाहिर सी बात है इंडिया में सेमीकंडक्टर का दौर हम लोग नहीं कर पाए, इसका मतलब इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिसीज़ के द्वारा कोई वो नहीं आया, सपोर्ट नहीं आया जो आना चाहिए था। तो बोला कि वही एक क्लासिकल एग्जाम्पल है कि डोमेस्टिक प्लेयर ने कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिया इस पर। देखो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैव शोन लो इंटरेस्ट ड्यू टू देयर इनएबिलिटी टू कम्पीट विद टेक जाइंट्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट रिजल्टिंग इन द प्रपोजल टू डेवलप कमर्शियल। देखो क्या बोला जा रहा है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो इंडिया का बेकार है, जान ही रहे, कुछ है ही नहीं, ठीक है ना? 2% भी नहीं है जीडीपी का, बड़ा बड़ा यहाँ पे डिंगराबाजी देता है लोग, है ना? आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपका 2% भी नहीं है जीडीपी का, और आप एक कमर्शियल फैब्स बोले थे कि उत्तर प्रदेश में लगाइए, गुजरात में लगाइएगा, वो भी प्रोजेक्ट आप अबैंडन कर दिए, वो भी प्रोजेक्ट खत्म कर दिए। तो कहाँ से डोमेस्टिक प्लेयर्स को आपको मनोबल बढ़ेगा? वो प्रयास कर रहा है, उसका भी प्रोजेक्ट आप खा जा रहे हैं। हाँ, लोकल को कैसे वोकल बनाया जाए वो मिसिंग है, बिल्कुल अच्छा बात है। इसरो और डीआरडीओ उसका अपना वो ओन फैब्स है, क्योंकि बड़ा है, इसरो जानते हो बहुत ऊपर है, ठीक है। देयर यूज इज रिस्ट्रिक्टेड, मगर क्या है उसका यूज रिस्ट्रिक्टेड है, वो स्पेस और डिफेंस सिस्टम में ही अपना योगदान देता है, बाकी जगह भी चाहिए ना जी, मोबाइल में चाहिए, इधर चाहिए, उधर चाहिए, कंज्यूमरिज्म में चाहिए, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में चाहिए, वो तो इसरो नहीं करेगा, डीआरडीओ नहीं करेगा। मानते हैं कि इसरो आपका बहुत बढ़िया है, मानते हैं आपका डीआरडीओ बढ़िया है, हर एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में तो अपना योगदान नहीं दे सकता है। तो हाँ, इससे क्या हो सकता है कि डोमेस्टिक प्लेयर जाके इसरो से काहे ना कोलैबोरेट कर लेता है, ये तो हो सकता था, ये भी मिसिंग है। उसके लिए गवर्नमेंट को दौड़ते हुए एंट्री करना चाहिए था, और एंट्री इसी 3 स्कीम्स के तौर पे किया है। समझ गए बात को? देखो, वी हैव डिजाइनर्स बट नोट, हम लोग पास डिजाइनर है, डिजाइन करने वाले हैं, मगर ये प्लांट नहीं है, सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट। फैब्स मतलब क्या है? सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट, बड़े बड़े नहीं है इंडस्ट्रीज, मगर डिजाइनर है, डिजाइन करने वाले लोग हैं। टुडे इंडिया इज वन ऑफ द अपकमिंग हब्स फॉर माइक्रोचिप डिजाइनिंग, बोला कि इंडिया आने वाले समय में हब है जी डिजाइनिंग के लिए। देखते हो सॉफ्टवेयर कितना तगड़ा है, पहले सॉफ्टवेयर में क्या आता है, डिजाइनिंग सब है कि नहीं है? सॉफ्टवेयर तो इंडिया का वर्ल्ड नंबर 1 है जी, जान लो। हम कंपटीशन किसी से नहीं है, हम सबसे आगे हैं सॉफ्टवेयर में।
कोई हमसे वो नहीं कर सकता है, समझे। हंड्रेड्स ऑफ स्टार्टअप देख रहे हो, 100 ऑफ स्टार्ट, बहुत सारे स्टार्टअप हमारे डिजाइनिंग सेक्टर में आए हैं। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये स्कीम के तहत स्टार्टअप कितना बड़ा है डिजाइनिंग। मैं केवल डिजाइनिंग करने से नहीं होगा जी, खाली ब्लूप्रिंट बना दिया, घर ही नहीं बनाया तो कहाँ से चलेगा जी। हाँ, तो फिर मुंगेरी लाल का हसीन सपना वाला कहानी हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। वही हो रहा है। सम IITs हैव डेवलप इंडिजिनस माइक्रोचिप डिजाइंस लाइक शक्ति और अजीत। कुछ IITs आपके कर रहे हैं इसके लिए। इन द एब्सेंस ऑफ फाउंड्रीज यानी फैब वी स्टिल हैव टू रिलाई ऑन द फॉरेन कॉन्ट्रैक्टर्स। अब जब नहीं है तो फॉरेन कॉन्ट्रैक्टर से डिपेंड करना पड़ रहा है, बाहर के लोग से डिपेंड करना पड़ रहा है, ठीक है। और प्रोड्यूस देयर चिप्स, बाहर कंट्री पर डिपेंड करना पड़ रहा है कैसे प्रोड्यूस करें, क्योंकि बाहर वही टेक्नोलॉजी है। मैनी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ऑल्सो साइड लैक ऑफ फंड्रीज कंट्रीब्यूटिंग, वही रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत कम है सेक्टर में, कहाँ से फैब्स आएगा। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार रिसर्च एंड डेवलपमेंट ठीक से है ही नहीं यहाँ पे। इससे क्या है, पोर टैलेंट रिटेंशन एंड इवेंचुअली ब्रेन ड्रेन है ना। यहाँ बहुत अच्छा जानकार डिजाइनर बहुत अच्छा है, उसको मिल ही नहीं रहा है इंडिया में डिजाइन करने को, उसको मिल ही नहीं रहा है अपने ब्लूप्रिंट को साकार करने को, तो दौड़ के चला जाएगा बाहर जाएगा बाहर, उसको इतना ढेर सारा पैसा मिलेगा, बहुत खुश है कि नहीं है। इंडिया में मिसिंग है। मल्टीप्लायर इफेक्ट विथ फैब्स। मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या है कि द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ फैब इमेंस, वही बोले ना बाबू, इसका इमेंस है, ग्लोबल वैल्यू है। यदि आप इस पर पैसा खर्च करेंगे, 1 रुपया खर्च करेंगे तो 6 से लेकर 23 रुपया तक आ सकता है। सेकंड में देखो मल्टीप्लायर इफेक्ट 6 to 23 टाइम। 1 रुपया खर्च किए, जैसे हम इन्वायरमेंट पे 1 रुपया लगाते तो 5 रुपया आता है, यहाँ पे 1 रुपया लगाएंगे तो 6 रुपया से या फिर 23 रुपया तक आ सकता है। मल्टीप्लायर इफेक्ट यानी कि कितना है, समझो बात को। और सिंगल फाउंड्री, ठीक है, ये समझ है कि एक सिंगल सेमीकंडक्टर ये आपका बना, प्रोड्यूसिंग हब बना, इंडस्ट्री बना, कैन ऑफसेट इंपोर्ट। बाहर का जो $8 बिलियन का बाहर से जो आ रहा है आपका सामान, उसको रिप्लेस कर देगा एक ही फैब बनने से। इसका मतलब ह्यूज इमेंस कैपेबिलिटी है फैब को। और यानी कि इंडिया में सिंपल सिस्टम बात है कि मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रॉनिक में हमको हब बनना है तो फैब बनना चाहिए, यही ना जी। और फिर 8 बिलियन बनेगा तो ये फिर बाद में आपको $15 बिलियन का GDP में ग्रोथ दे सकता है, बोले ना मल्टीप्लायर इफेक्ट। फॉरेन चिप्स कॉम्प्रोमाइज नेशनल सिक्योरिटी। अब देखो फॉरेन चिप में तो क्या है, फॉरेन चिप में तुम्हारा डेटा रख देगा, फिर डेटा का बात आएगा, तो तुम्हारा डेटा के साथ तो खिलवाड़ हो ही रहा है ना जी। तो वही बोल रहा है कि जो फॉरेन चिप है वो नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए वो दुविधा है। क्यों? इंटरनल चिप में आप इंफॉर्मेशन रखते हैं कि नहीं रखते हैं, और आपका इंफॉर्मेशन बाहर का कंपनी रख रहा है, फॉरेन आदमी रख रहा है, वो कभी भी किसी को दे सकता है, तो फिर आपका इंफॉर्मेशन कभी भी जा सकता है। तो कभी भी जाए तो आपके कंट्री के ऊपर इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट तो होगा ही ना जी। समझ में आ रहा है किसी को कि नहीं आ रहा है? सब बाउंसर चला जा रहा है। देयर आर आल्सो न्यूमरस नेशनल सिक्योरिटी कंसिडरेशन एज द कंपोनेंट्स यूज्ड इन आवर कम्युनिकेशन एंड क्रिटिकल इम्पोर्टेंट। कम्युनिकेशन में जो लग है, कम्युनिकेशन में सेमीकंडक्टर का रोल है ना। सब जब बाहर से मंगाओगे इन्फॉर्मेशन तो बाहर है, जैसे GPS का देख लो, उसलिए नैविक दौड़ते हुए लेके आते हैं हम लोग, ठीक है। दिस कुड इफेक्ट आवर सिक्योरिटी और सोवेनिटी। सिक्योरिटी पे असर पड़ता है, सोवेनिटी इंडिपेंडेंसी पे डिपेंड करता है जी। इंडिपेंडेंट बोल रहे हैं, कमाने का कोई तरीके नहीं है, तो काहे का इंडिपेंडेंट लाइफ। तुम लोग बोलते हो कि राइट टू स्पीच है, ये है, डिंगराबाजी है, बहुत सारा डिंगराबाजी करता हूँ, मैं कमाने का कोई सोर्स ही नहीं, तो काहे का इंडिपेंडेंट। अभी भी पिताजी पे ही डिपेंडेंट हो, सिंपल बात है कि नहीं है। यही बात है कि अभी भी तुम इम्पोर्ट पे ही डिपेंडेंट हो, ठीक है। सब्सिक्वेंटली वी मे बी एट द मर्सी ऑफ एग्रेसर, और हम लोग जो इम्पोर्टेंट है उसके मर्सी पर आएंगे। आप दीजिएगा तो बनेगा, आप नहीं दीजिएगा तो नहीं बनेगा, जाओ, ठीक है। लास्ट वन ऑफ द 3 स्कीम्स स्पैक, तो बोले ना उस स्कीम में एक स्पैक भी था, एक PLI हो गया, एक स्पैक है। देखो इन ऑर्डर टू रियलाइज दिस बेनिफिट्स, ये बेनिफिट्स को रियलाइज करने का कि 1 रुपया लगाएंगे तो 6 से लेकर 23 रुपये तक आ सकता है। इस बेनिफिट्स को रियलाइज करते हुए द गवर्नमेंट लॉन्च द स्कीम फॉर द प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड सेमीकंडक्टर्स। वही स्पैक स्कीम है, वहाँ पे था कि नहीं था, सेकेंड और थर्ड में। ये क्या है, 25% इंसेंटिव दिया जा रहा है, बता चुके हैं ये सभी चीज़, ठीक है। ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर अमंग अदर कोर कंपोनेंट्स। गुड अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया, इंडिया के लिए एक गुड अपॉर्चुनिटी है जो 3 स्कीम्स लाया गया है। कैसे है कि 7 MNC डिसाइडेड टू शिफ्ट फ्रॉम चाइना। जान रहे हो कि चाइना से शिफ्ट होना चाह रहा है, जब से चाइना से शिफ्ट होना चाह रहा है तो काहे ना आप इलेक्ट्रॉनिक वाला इंडस्ट्री को बोले कि आइए सर करिए कारखाना, हम आपके साथ है, 25% हम देने के लिए तैयार भी है, 6 से लेकर 7% वो भी देने के लिए तैयार, आइए करिए। ग्लोबल वैल्यू चेन सिस्टम जोड़ने के लिए हम
बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, आइए है ना। फेवरेबल कंडीशन देना चाहिए, ताकि एफडीआई के लिए फेवरेबल कंडीशन जरूरत है कि नहीं जरूरत है, तभी आएगा। इट इज़ अ टाइम फॉर इंडिया टू एक्ट एट फास्ट अट्रैक्ट द आउटगोइंग। जो भाग रहा है इन्वेस्टमेंट, उसको अट्रैक्ट करने का टाइम है जी, जल्दी अट्रैक्ट करो, नहीं तो फिर दूसरी जगह चल जाएगा, नहीं तो वियतनाम चल जाएगा, साउथ एशियन चल जाएगा, उसमें टैक्स कम लगता है। करेक्ट। द नीड ऑफ द आवर इज टू प्रमोट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग अलॉन्ग विद असेंबली यूनिट्स इन इंडिया। ठीक है, असेंबली यूनिट्स करिए इंडिया। असेंबली इंडिया करके एक प्रोग्राम भी आया था तुम्हारा, जान लो, बजट में भी आया था, इकोनॉमिक सर्वे में भी था कि भारत में असेंबल करना है। असेंबली नहीं, सेमीकंडक्टर भी मैन्युफैक्चर करना है, इंटीग्रेटेड भी चिप मैन्युफैक्चर करना है, माइक्रो चिप भी मैन्युफैक्चर करना है इंडिया में। केवल असेंबली इंडिया पर ध्यान मत दीजिए, और भी है। थ्रू दिस वी होप टू रियलाइज द ड्रीम ऑफ बीइंग अ ट्रूली इंडिजिनियस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। और इससे यदि सब सही रहा तो किसी दिन इलेक्ट्रॉनिक इकोसिस्टम हम लोग ट्रूली इंडिजिनियस वे से डेवलप कर पाएंगे, जैसे कि चाइना किया है। सब ठीक ठीक रहा तो हो जाए, अच्छी बात है। खत्म हो गया सेकेंड एडिटोरियल। थर्ड एडिटोरियल देखो थर्ड एडिटोरियल में क्या बोला गया, डाउन टू अर्थ लिया गया। यहाँ पे इन्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत सारा आता है इस मैगजीन में, मतलब इस न्यूज़पेपर में, समझे ना। डाउन टू अर्थ एक न्यूज़पेपर है, इसमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत सारे आते हैं। हाँ वो है न्यूज़पेपर है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें ज्योग्राफी इन्वायरमेंट, ठीक है, तो उसमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत सारे चीज़ आते हैं, ठीक है। और ये 16 to 31 यानी कि 15 दिन का जो समावेश है वो लिया गया है, जो ज़रूरत है, ठीक है। देखो जुलाई का है, फटाफट देख लो, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट का, कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। 13 नंबर है, ठीक। देखो चलो इससे पहले हम एक समझते हैं, करने से पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं कि है क्या वन हेल्थ सिस्टम क्या है। देखो वन हेल्थ सिस्टम अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखो कभी भी हम लोग ह्यूमन बींग का लेते हैं कि हेल्थ लेते हैं, जो गलत है। खाली हम लोग सोचते हैं कि आदमी कैसे सुरक्षित रहे, वैक्सीन लेकर आ रहे हैं, ये वो फलना ढिकना कर रहे हैं। अब ऐसा सोचने वाली बात नहीं है, अब आपका माइंड शिफ्ट करना होगा। अब आपको इकोसिस्टम का हेल्थ सोचना होगा, और इकोसिस्टम में प्लांट भी है, एनिमल भी है, सभी बायोटिक फैक्टर्स है। और बायोटिक के लिए तो ध्यान देना ही है, बायोटिक इकोसिस्टम को ध्यान देना। क्यों आज हम एनिमल्स पे ध्यान नहीं दिए, तभी ना कोविड पैंडेमिक आया है कि नहीं है। और आप तो केवल एनिमल वाला डिजीज पे बात करें, जूनेटिक डिजीज पे आपका फोकस है। जूनेटिक डिजीज मतलब क्या कि जो एनिमल्स से आदमी में आता है और आदमी से फिर ट्रांसमिट होकर आदमी में जा सकता है या नहीं भी जा सकता है। ये डिजीज को बोलते हैं जूनेटिक डिजीजेस, समझे, जो एनिमल से आता है। मैं इसका क्या, प्लांट में भी बहुत सारे पैथोजेंस है, प्लांट में भी बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस है, वो भी तो आ सकते हैं। मैं वहाँ पे आपका ध्यान नहीं है, अब फिर कोविड की तरह लुढ़किएगा तो फिर आपका ध्यान जाएगा उस तरफ। तो लुढ़कने से पहले ही कहीं ना बुद्धि खोल रहे हैं। यही बुद्धि खोलने को क्या बोला जा रहा है, वन हेल्थ, कॉन्सेप्ट ऑफ वन हेल्थ। समझे बात को, एसेंस यही है इस एडिटोरियल का, समझो। The concept of One Health has taken shape over the past decade. It is now being jointly promoted by the World Health Organization, Food and Agriculture Organization and World Organization for Animal Health। यानी कि ये 3 ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं, और ये 1 दशक से पड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि नया कॉन्सेप्ट है, ये 1 दशक से मूटेड है, चल रहा है। The concept of One Health recognize that we live in a shared ecosystem, है ना। One Health कॉन्सेप्ट मतलब कि हम लोग शेयर्ड इकोसिस्टम में रहते हैं, कोई इंडिपेंडेंट नहीं रह रहा। एक आदमी दूसरे पे डिपेंडेंट है, जिस पे डिपेंडेंट है पूरा इकोसिस्टम पे ही, उस इकोसिस्टम का ही हेल्थ देखिए ना जी, सब प्लांट्स एंड एनिमल्स को देखिए। कहने का मतलब ये है। तो कॉन्सेप्ट क्या है वन हेल्थ का, इट एक्नॉलेज दैट ह्यूमन हेल्थ एंड एनिमल हेल्थ आर इंटरडिपेंडेंट, बोले ना इंटरडिपेंडेंट है, एंड लिंक क्लोजली टू द हेल्थ ऑफ इन्वायरमेंट दे लिव इन। और जो इन्वायरमेंट है उस पर भी डिपेंडेंट, यानी कि इन्वायरमेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग, इकोसिस्टम पूरी तरह से डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, ठीक है ना। मोर फोकस एंड जूनेटिक, बोले ना कि जूनेटिक डिजीज पे आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, हम प्लांट पैथोजन पे तो फोकस नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ये देखो ओवर द पास्ट डिकेड हम लोग 1 दशक में क्या देखे हैं कि जूनेटिक डिजीज तरह तरह के आए हैं वर्ल्ड में। जैसे H1N1 आया, सार्स आया, इबोला आया, जिका है, निपा है, ये बहुत भयानक है। इसमें कई सारे तो तुम्हारा पैंडेमिक भी घोषित हुआ है WHO के तहत। द फोकस ऑफ वन हेल्थ इज मोस्ट
मोस्टली ऑन द स्टडी ऑफ जूनेटिक पैथोजेंस, देयर नीच एडॉप्शन, एपिडेमियोलॉजी एंड ट्रांसमिशन। ज़्यादा फोकस क्या किया अभी तक, खाली जूनेटिक पैथोजन पे किए हैं, ठीक है। वो नीच उसको क्या क्या नीच पढ़ाया है ना, नीचे नीचे पढ़ाया कि नहीं, नीच मतलब सर्टन कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन उसके लिए, और वही रहेगा तभी वो वहाँ पे हो सकेगा, उस पर काम कर रहे हैं, ठीक है। अब ज़रूरत है थोड़ा सा और उठने का, और प्लांट की तरफ भी। तो बोला कि सम आउ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट इस साइड लाइन, जो इम्पोर्टेंस है कि प्लांट पैथोजन पर काम करो उसको साइड लाइन कर दिया, बस हम जूनोटी पे काम कर रहे हैं, बस हम लोग एनिमल डिजीज पे काम कर रहे हैं। नो डाउट प्लांट्स प्रोवाइड, ये तो कोई डाउट नहीं कि प्लांट हमको क्या देता है, एनर्जी देता है और न्यूट्रिएंट्स देते हैं। एट द सेम टाइम मगर पैथोजेंस भी वो हार्बर करता है, पैथोजेंस भी रखता है, उसमें फंजाई भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरसेस, नेमाटोइड हो सकता है, जो कि आपके फूड सिक्योरिटी को भी एक रिस्क दे सकता है, और बायो सिक्योरिटी, दूसरे प्लांट को ख़त्म करने के लिए इन्वायरमेंट में। बोलते हैं ना कि फॉरेन प्लांट, एलियन प्लांट आता है तो ख़त्म कर देता है, तो यही हुआ तुम्हारा बायो सिक्योरिटी। तो खाली ध्यान जूनेटिक पे देने से नहीं होगा जी, यहाँ पे भी देना होगा, ये एसेंस है। तो यूपीएससी क्वेश्चन ऐसे ही पूछती है, एक जो चल रहा है तुमको कम्प्रिहेंसिव में कोई पूछ लेगा, दूसरा जस्ट लुक एट द व्हाट हैपेंड इन 19, देखो कि 19th सेंचुरी में क्या हुआ है, 1800 से लेकर 1900 तक क्या हुआ है। इसमें बोला कि 19th सेंचुरी में बहुत सारे फंगस, फाइटोपैथरा, इन्वेस्टो इन पोटैटो क्रॉप्स, क्रॉप्स की वजह से क्या हुआ, स्टारवेशन हो गया, लोग भूखे मरने लगे। तो हुआ कि नहीं हुआ प्लांट पैथोजन जी 19th सेंचुरी में, और बहुत सारे मिलियंस ऑफ आयरिश यूरोपियन सिटीजन मरने लगे। इसी को बोलते हैं पोटैटो फेमिन्स, याद करो तुम लोग का क्लास 19 में बुक में दिया गया है ये पोटैटो फेमिन्स, बहुत फेमस था यूरोपियन कंट्रीज का, ये बहुत सारे लोग मरे थे। हाउ वेर दे कंटेंट, कैसे लार्ज स्केल इन्फेस्टेशन वाज मैनेज्ड टू लार्ज एक्सटेंट विद द एडवेंट ऑफ फंगिसाइड लिमिटेड, वही प्लांट पैथोजेंस आने लगे अलग अलग रूप में और पूरी तरह से पोटैटो को बर्बाद कर दिए। खाली पोटैटो नहीं, दूसरा भी हो सकता है। स्टिल कंसर्न रिमेन, अभी भी टेंशन है, ऐसा नहीं कि 19th सेंचुरी का फेनोमेना था, अभी भी हो सकता है कुछ भी, है ना। कोविड से पहले ही बहुत कुछ हुआ था, 100 साल पहले पीछे जाते देखो। कंटेमिनेशन ऑफ फ्रूट, देखो फ्रूट्स में कंटेमिनेशन होता है, लीफी वेजिटेबल्स में मान लो कि बैक्टीरिया जैसे सल्मोनेलाई है या ई कोलाई है, यदि ये कंटेमिनेशन हो गया, ये बैक्टीरिया से भी कंटेमिनेट हुआ तो ये कॉज ऑफ वरी है, हो सकता है आपको सेहत को बुरा प्रभाव कर दे, तो जरूरी है। इसलिए बोलते हैं ना फल को धो के खाना चाहिए, है कि नहीं है, हो सकता है बैक्टीरिया हो। फूड एंड वाटर कंटामिनेटेड, जैसे देखो वाटर किस तरह कंटामिनेशन होता है, कल का पानी पीने का ही बात आया था, रोके थे तुम लोग को, नहीं रोके थे, तो वही बात है। बोला कि फूड एंड वाटर कंटामिनेटेड विद दिस बैक्टीरिया कॉज इन्फेक्शियस डायरिया अमंग 3 to 5 मिलियन अक्रॉस द एवरी ईयर, हर एक साल 30 से लेकर 50 लाख तक पीपल इससे प्रभावित होते हैं, ठीक है, समझे। ज़्यादातर बच्चे होते हैं, बोलते हैं ना बच्चे लोग 10 से मर गए, छोटे छोटे बच्चे लोग डायरिया से मरते हैं कि नहीं मरते हैं, सॉरी बिलियन है, सॉरी, सही, वेरी गुड, अभी मुंह खोले हो, सही जगह पर मुंह खोले हो, वेरी गुड। अच्छा हम क्लास अभी ले रहे हैं, बात करेंगे तुमसे। एग्जाम्पल्स ऑफ पैथोजन क्रॉसिंग किंगडम्स, बहुत सारे पैथोजेंस हैं जो कि एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, जैसे कि तुम्हारा पहला है तुम्हारा कैपेसिया विच कॉजेज पिंक ऑनियन को बर्बाद करने वाला है जी। उसी तरह बहुत सारा है आपका टोबैको को भी बर्बाद करने वाला है, ठीक है। आपको नाम याद करने की जरूरत नहीं है, टेक्निकल नहीं पूछेगा, आपको पूछेगा कि बहुत सारा पैथोजेंस है जो टोबैको को भी बर्बाद कर रहा है और आपका ऑनियन को भी बर्बाद कर रहा है, और ये सब तो खाने वाला चीज़ है। टोबैको भी तो क्या लोग खाते हैं कि नहीं खाते, सीन प्रोडक्ट है फिर भी खाते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि नकली दारू पी के आदमी चल दिया, ऊपर चल दिया, स्वर्ग पधार गया। तो इस तरह का जो है ये वेजिटेबल्स वगैरह, लिवी वेजिटेबल्स, ये भी खाकर चला जाएगा ऊपर। ये क्या प्लांट पैथोजन ही तो है, ई कोलाई। और बोले थे ना ये प्लांट के साथ क्या हो रहा है कि सीवेज वाटर में है ना, गंदा वाटर में मिक्स हो रहा है और फिर वो एग्रीकल्चर लैंड में जा रहा है, वहाँ प्रभावित कर रहा है। जब वो एग्रीकल्चर फील्ड से ही तुमको खाना बेकार मिल रहा है तो आप क्या कर सकते हैं। तो इसलिए बोलते हैं ना कि बुजुर्ग लोग ज़्यादा जिंदा रहते थे, क्यों, क्योंकि वो अच्छा खाना खाते थे, ऐसा बोला जाता है ना। और तुम लोग याद कर लो कि ये भी गलत है। 100 बुजुर्ग में एक बुजुर्ग तुम्हारा 150 साल तक जिए और बाकी बुजुर्ग लोग बुजुर्ग होने से पहले ही चल दिए, तो काहे का 33 ईयर्स बताए कि नहीं बताए हैं। इंडिपेंडेंस के टाइम में हम लोग का क्या था लाइफ एक्सपेक्टेंसी डेट,
इन यूएसए देयर आर 4 मल्टी स्टेट फूड बॉर्न डिजीज। देखो यूएस में बहुत हुआ है 2013 से लेकर 2016 तक फूड बॉर्न डिजीज वगैरह आया है जी खाने में, ठीक है। क्यूकम्बर खाने में, क्यूकम्बर समझते हो ना, खीरा वाला खाने में आ गया, यानी कि नया नहीं है, हुआ है कंट्री में, अलग अलग कंट्री में। चाहे वो तुम्हारा पोटैटो का केस देख लो यूरोपियन कंट्री में, चाहे रिसेंट तुम्हारा यूएस का देख लो, खीरा में भी क्यूकम्बर बोला गया है, ठीक है। हाउएवर द नंबर ऑफ पैथोजेंस शेयर्ड बिटवीन प्लांट्स एंड ह्यूमंस आर मच लेस। मगर प्लांट्स से कोई पैथोजेंस ह्यूमन में जाता है कम जाता है एज़ कम्पेयर टू जो एनिमल्स से प्लांट्स ह्यूमन में आता है, इसलिए हम ज़्यादा फोकस दे रहे हैं। मगर आप इधर फोकस दीजिएगा तो नहीं होगा, मानते हैं कि कम है मगर फिर भी आपको फोकस करना होगा, जब आ जाएगा तब फोकस करिएगा क्या, ठीक है। क्या है कि इनडायरेक्ट रोल प्लेड बाय प्लांट्स इन स्प्रेड ऑफ पैथोजन। तो इनडायरेक्ट रोल क्या प्ले कर रहा है प्लांट्स पैथोजन को बढ़ाने में, जैसे देखो कैसे, देखो बैम्बू जब ट्री इंडिया में होता है तो बहुत मास फ्लावरिंग होता है ना, बढ़ता है इसका बहुत ज़्यादा, तो क्या होता है वहाँ पर रोडेंट्स, रोडेंट मतलब जैसे कि छुछुंदा या मूसा क्या सॉरी चूहा, ठीक है, चूहा वगैरह आता है। अब एक समय जब बैम्बू का प्लांटेशन खत्म हो जाए तो वो चूहा अगल बगल का घर में चला जाएगा, तो वहाँ से जो डिजीज है वो चूहा लेके चला जाएगा। यानी कि प्लांट क्या, प्लांट ने जन्म दिया कि नहीं दिया वो चूहा को, और फिर चूहा जाके उधर कंटामिनेट कर रहा है। तो यही बोला कि इनडायरेक्ट रोल प्लेड बाय प्लांट इन स्प्रेड ऑफ पैथोजेंस। इनडायरेक्ट रोल कैसे प्ले कर रहा है, समझे। वही बोला कि मास फ्लावरिंग ऑफ बैम्बू इन इंडिया रिजल्ट्स इन रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रोडेंट्स दैट फीड ऑन बैम्बू सीड्स, जो बैम्बू सीड्स पे डिपेंडेंट है, ठीक है। वंस द सीड्स आर एग्जॉस्टेड दे एंटर इनटू द ह्यूमन हैबिटेशंस, ह्यूमन चले जाएंगे और बैक्टीरिया उसके साथ है, वो बैक्टीरिया ह्यूमन बीइंग को दे देंगे, अब प्लेग हो जाएगा, त्राइमाम करेंगे लोग सब, है ना, फिर वैक्सीन खोजेंगे और फिर कोचिंग बंद रहेगा, ठीक है ना। इन एडिशन कंसर्न्स अबाउट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में यही बात था, है ना, इसलिए हम लोग एथिकल नहीं मान रहे थे। क्या भरोसा, जो जीन को मॉडिफाई कर रहे हैं उसमें एलर्जिक हो जाए, आदमी जब खाए तो एलर्जी आए, बता चुके हैं ये सभी चीज़। देखो तो जीएम क्रॉप्स कौन डेवलप किया है, बायोटेक कंपनीज किए हैं, जिसमें इंजीनियर्ड माइक्रोब्स प्लांट्स में लगाए जाते हैं जीन चेंज करने के लिए। द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एलर्जिक रिएक्शन, बोले ना एलर्जिक रिएक्शन होता है, बॉडी में खराब रिएक्शन होता है, तो एवरी पॉसिबिलिटी है कि जीएम जो डीएन माइट मूव इनटू द ह्यूमन गट, ह्यूमन बीइंग के अंदर आ जाएगा और ह्यूमन बीइंग का भी जीन चेंज हो सकता है। तो चेंज होगा तो पूरी तरह से बर्बाद है, जेनेटिक मटेरियल हम लोग का मॉडिफाई हो जाएगा, तो ह्यूमन बीइंग को भी बहुत सफर होने वाला है। इसलिए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इंडिया में केवल किसके ऊपर ही अप्लाइड है, कॉटन के ऊपर और थोड़ा बहुत मस्टर्ड के ऊपर प्रयोग किया गया था। ब्रिंजल का ही बताए थे बिल्कुल, मगर अभी पूरी तरह से अप्रूव्ड नहीं है, बीटी ब्रिंजल होता है बिल्कुल। फाइनल शब्द क्या है, अंडरस्टैंडिंग द डिजीज प्रोसेस एंड आउटकम्स वुड हेल्प अस स्टे प्रिपेयर टू कंटेन आउटब्रेक जस्ट एज द कोर। इसलिए जो डिजीज प्रोसेस है कि प्लांट से भी ह्यूमन बीइंग को आ सकते हैं पैथोजेंस, उसके लिए क्या क्या रोकथाम होना चाहिए, ये चीज़ से अवेयर हुए तो कोविड-19 वाला फिर क्राइसिस शायद ना हो वर्ल्ड में। दैट इज़ द एंड ऑफ एडिटोरियल्स।